डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष BA हिंदी पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय अंतर्गत खंड 7 की इकाई 23 छायावाद के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि के बारे में जानेंगे। छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा की ही गणना होती है। यद्यपि इस अवधि में कई अन्य कवि भी रचनारत थे और जिन पर छायावादी भावबोध का प्रभाव भी था। ऐसे कवियों में मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख कवि हैं। यहाँ हम प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी के योगदान की ही चर्चा करेंगे। 1. जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न परिवार में देवी प्रसाद के यहाँ सन 1888 में हुआ था। विधिवत शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक हुई थी। मित्रों, उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया था। साहित्य की ओर अभिरुचि प्रारंभ से ही थी। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। मूलतः वे कवि थे, किंतु कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि पर भी उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। इतिहास एवं संस्कृति का उन्हें अच्छा ज्ञान था। दृष्टिकोण उनका सौंदर्यवादी था। प्रारंभ में प्रसाद जी ने ब्रज भाषा में जो कविता लिखी, जो चित्राधार में संकलित है, बाद में खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। कानन कुसुम, करुणालय तथा प्रेम प्रतीक आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक कृतियां हैं। प्रसाद ने संस्कृत, बंगला और यूरोप के स्वच्छंदतावादी काव्य से प्रेरणा ले ग्रहण की है, परंतु इन प्रभावों से कहीं अधिक उन पर संपूर्ण भारतीय परंपरा का प्रभाव है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार देखें तो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रेम ही उन्हें अतीत की ओर खींचता है। नाटकों में वे देश के अतीत की ओर जाते हैं, कामायनी में भी अतीत की ओर जाते हैं तथा आंसू में अपने ही प्रेम के अतीत में जाते हैं। यह अतीत प्रेम कवि प्रसाद की एक विशेषता है। यह अतीत प्रेम नहीं बल्कि संस्कृति का प्रेम है। प्रसाद छायावाद के सर्व प्रमुख कवियों में से है, परंतु वे उद्दाम भावावेग के कवि नहीं हैं। उनके काव्य में क्लासिकीय गरिमा है। उनके काव्य में चिंतन की भी प्रधानता है। वे प्रेम और सौंदर्य के भी कवि हैं। आंसू प्रेम की मधुर स्मृतियों की अभिव्यंजना करने वाला काव्य है। छायावादी भावबोध की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं झरना 1918, आंसू 1933 और लहर 1933। आंसू का प्रकाशन प्रसाद की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रसाद की कविता का नया मोड़ आंसू में दिखलाई दिया। आंसू अनुभूत पीड़ा का अश्रुमय अभिव्यक्ति है। आंसू एक उत्कृष्ट विरह काव्य है। असफल प्रेम की इस सफल कृति में विरहादग्ध हृदय के उद्गारों की मार्मिक अभिव्यंजना है। कवि हृदय घनीभूत वेदना अश्रु घन कर उमड़ पड़ी है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आए। आंसू में बौद्ध दर्शन की दुखवाद का स्पष्ट प्रभाव है। प्रसाद जी का आंसू भाषा की प्रतीकात्मकता, व्यंजकता, नाद सौंदर्य, भावों की तीव्रता, कल्पना की सूक्ष्मता, शिल्प की प्रांजलता की दृष्टि से हिंदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लहरे में अनुभूति पक्ष के साथ साथ चिंतन पक्ष की प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। प्रकृति का मानवीकरण के मनोरम चित्र लहर में बिखरे पड़े हैं।
बीती विभावरी जैसी उत्कृष्ट रचना इसी संग्रह में संग्रहित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रसाद की श्रेष्ठता का एक प्रमाण कामायनी है, जो आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें रूपक शैली में मानव चेतना का विकास अत्यंत प्रभावशाली रूप में दिखाया गया है। छायावाद का उपनिषद है कामायनी। जल प्रलय की घटना से आरंभ होने वाली इस दर्शन प्रधान रचना की मुख्य कथा मनु के जीवन से संबंध है। मनु, ईड़ा और श्रद्धा पौराणिक से अधिक प्रतीकात्मक पात्र है। कवि कहना चाहता है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य के बिना तथा बुद्धि और हृदय की सम्मिलित के बिना जीवन की सफलता संभव नहीं है। प्रसाद जी ने स्वयं कहा है, मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से सरलता से लग जाता है। कामायनी में काव्य, संस्कृति, दर्शन तीनों का सुभग समन्वय हुआ है। मनु और श्रद्धा के योग से सृष्टि के विकास की कथा भी कामायनी में निरूपित है। प्रकृति के बड़े सुंदर और मार्मिक चित्र कामायनी की विशिष्ट उपलब्धि है। उषा, रात्रि, वसुंधरा आदि के मानवीकरण के चित्र इस कृति में अनेक है। कामायनी की आरंभिक पंक्तियां देखें तो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इस प्रकार प्रसाद की काव्य प्रतिभा महाकाव्य के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचकर हिंदी कविता को समृद्ध करने में सफल होती मालूम पड़ती है। 2. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म सन 1897 में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के महिषादल स्टेट में हुआ था। अधिक लिखने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला था। गीतिका की भूमिका के अनुसार हिंदी सीखने की प्रेरणा उन्हें अपनी पत्नी से मिली। निराला सचमुच निराले व्यक्तित्व के कवि थे। महाप्राण निराला, काव्य का देवता निराला जैसे संज्ञाओं से विभूषित इस महाकवि का जीवन अनेक विध संघर्षों की आंच में तप कर निखरा था। पिता, पत्नी, पुत्री की मृत्यु के एक के बाद एक आघात देकर उनके हृदय को हिला दिया था। निराला जैसा अक्खड़ और विराट व्यक्तित्व संपन्न कवि हिंदी में केवल कबीर है। सरोज स्मृति में की का उद्गार फूट निकला था। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंत जी में निराला से प्रभावित होकर लिखा था, छंद बंद ध्रुव तोड़, फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। छंद के कठोर बंधनों से कविता को मुक्त करने वाले इस कवि ने जीवन और साहित्य के हर क्षेत्र में रूढ़ियों के प्रति निर्मम दृष्टिकोण अपनाया और नित्य नई प्रयोगशीलता का परिचय कराया। निराला का अनुभव जगत बहुत व्यापक और जटिल है। निराला सबसे पहले छायावादी कवि है। उन्होंने छायावाद में रहकर भी सबसे पहले छायावाद का अतिक्रमण किया। प्रगति और प्रयोग के स्वर सबसे पहले निराला की कविता में सुनाई पड़े। निराला का साहित्य में प्रवेश समन्वयक के संपादक के रूप में हुआ। मतवाला के संपादक बनने पर निराला उपनाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली। जूही की कली उनकी वह उत्कृष्ट रचना है जो लिखी तो बहुत पहले गई लेकिन छपी बहुत बाद में। प्रकृति में मानवीय प्रणय कीड़ा का सुंदर सजीवारोपण इस कविता की मुख्य विशेषता है। परिमल का प्रकाशन निराला के जीवन की विशिष्ट घटना थी। इसमें प्रेम, प्रकृति, प्रगति, अध्यात्म संबंधी प्रौढ़ रचनाओं का संकलन है। भिक्षुक, विधवा, बादल, तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार आदि प्रसिद्ध रचनाएं इसी में हैं। इस रचनाओं में प्रकृति के सुंदर चित्रों के साथ साथ भारतीय समाज और राष्ट्र की यथार्थ चेतना का उद्घाटन भी है। गीतिका गीतियों का संग्रह है। अनामिका निराला का प्रतिनिधित्व काव्य संग्रह है। इसी संग्रह में सरोज स्मृति जैसी शोक गीत तथा राम की शक्ति पूजा जैसी महाकाव्योचित
गरिमा से संपन्न लंबी संकुल रचना है। राम की शक्ति पूजा जैसी रचना हिंदी साहित्य में दूसरी नहीं। तत्सम युक्त ओज प्रधान सामासिक शैली में रचित यह रचना कथ्य और रूप दोनों दृष्टियों से अद्वितीय है। तुलसीदास निराला का लघु प्रबंध काव्य है, जिसने कवि को महाकवि कहने के लिए प्रेरित किया। तुलसीदास के जीवन चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा गया यह खंड काव्य भारतीय संस्कृति उत्थान का महान काव्य है। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते तथा अर्चना की कविताओं पर छायावाद का काव्य भारण नहीं है। निराला प्रयोगशील चेतना एक नई दिशा में गति करने लगी लेख पर चलने वाले कवि नहीं थे। निराला वाद विशेष में बंधकर नहीं रह सकती थी उनकी प्रतिभा। अतः सर्जना के क्षेत्र में जितने प्रयोग निराला ने किए उतने और किसी छायावादी कवि ने नहीं। छायावाद के कटु आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा था कि संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है। शिवदान चौहान निराला काव्य का उचित मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, निराला जी ने शास्त्रार्थ आधार पर कोई महाकाव्य नहीं रचा है, किंतु समग्र रूप से उनका काव्य इस युग की प्रवृत्तियों का एक महाकाव्य ही है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना और हमारे सांस्कृतिक जीवन और चिंतन की भी धाराएं अभिव्यक्त पा गई है। उनके अलग अलग गीत इस महाकाव्य के अलग अलग सर्ग हैं। निराला के गीत हिंदी कविता की अक्षय निधि है। पौरुष और अखंड आत्मविश्वास का कवि कहता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में वसंत। वास्तव में निराला अपनी कविता के माध्यम से अजर अमर है। 3. सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के चतुर चितेरे सुकुमारता के कुशल कवि पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के कौशानी नामक उस गांव में हुआ था, जहां कुर्मांचल की पर्वत सुंदरी पल पल अपना नया साज संवरती है। उच्च शिक्षा पंत जी को मिल सकी थी। गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़कर साहित्य के क्षेत्र में चले आए। प्रकृति के कवि के रूप में छायावादी कवियों में पंत जी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। उनकी कविता की मूल प्रेरणा प्रकृति ही है। कवि के शब्दों में देखें तो कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स और टेनिसन का प्रभाव पंत की कविताओं पर पर्याप्त रूप में है। गांधी और अरविंद दर्शन ने कवि के चिंतन को प्रभावित किया तो बंगला और अंग्रेजी के कवियों ने उनकी कवि प्रतिभा को। पंत की काव्य यात्रा का प्रारंभ प्रकृति प्रेम से होता है। उनकी आरंभिक रचनाएं वीणा, गुंजन तथा ग्रंथि में प्रकृति चित्रण का प्राधान्य है। पल्लव प्रौढ़कृति है। प्रथम रश्मिका आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना तथा सुना दो ना हे मधुप कुमारी, मुझे भी अपने मीठा गान जैसी रचनाएं इसी दौर में लिखी गई। इस प्रारंभिक दौर में प्रकृति सुंदरी का प्रभाव कवि पर इतना प्रबल है कि उनके सामने वह नारी सौंदर्य को नकारता हुआ कहता है, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। किंतु पंत प्रकृति के कवि होने के नाते परिवर्तन के भी कवि थे। उनकी कविता समय समय पर नए मोड़ लेती रही है। प्रारंभ का प्रकृति प्रेमी कवि दूसरे मोड़ पर मानव और समाज के कनेर यथार्थ की ओर आकृष्ट होता है। अब उसी मानव में सौंदर्य दिखलाई देने लगा। विहग भी सुंदर, सुमन भी सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। युगांत में एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ स्पष्ट देखा जा सकता है। युग जीवन का चित्रण युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्य में अपने यथार्थ रूप में हुआ है।
इसी दूसरे दौर में कवि ने ध्रुत झरो, घा कोकिल, ताज, भारत माता जैसी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। कल तक कोयल से मीठे स्वर सुनने का आग्रह करने वाला कवि अब उसे क्रांति की आग बरसाने को कहता है। घा कोकिल, वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ध्रुत झरो, जगत के जीर्ण पत्र तथा भारत माता ग्रामवासिनी जैसी पंक्तियों में युग की पुकार बड़ी बुलंद बनकर पहुंच हुई। इस प्रकार छायावादी कवि प्रगतिवाद की ओर मुड़ गया। जीवन के संध्या काल में पंतजी अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि रचनाएं इसी तीसरे दौर में लिखी गई। यह तीसरा दौर आध्यात्मवादी कहा जा सकता है। लोकायतन महाकाव्य के रूप में लिखा गया, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में कवि को पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया। गांधी, मार्क्स, अरविंद ने कवि के चिंतन को पर्याप्त प्रभावित किया। आचार्य हजारी प्रसाद जी पंत जी के विषय में लिखते हैं, प्रथम वे छायावादी कवि हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से चालित हैं और तीसरे में वे आध्यात्मिक। पंत जी की भाषा में माधुर्यपूर्ण प्रदान है। मूलतः वे गीति काव्य के कवि हैं। प्राकृतिक विषयक रचनाओं में कोमलकांत पदावली का सुंदर प्रयोग है, तो युग जीवन संबंधी रचनाओं में ओज युग पदावली का प्रयोग है। पंत जी अपनी विशिष्टता में अकेले हैं। 4. महादेवी वर्मा। छायावाद की एकमात्र कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग में प्राप्त की। छायावादी भाव जगत की वेदना और रहस्य भावना की सबसे सुंदर व्यंजना प्राप्त इनकी कविताओं में हुई है। इनकी अधिकांश रचनाएं गीतिमय हैं। विरहानुभूति की तीव्रता की दृष्टि से वे मीरा के निकट जान पड़ती है और शायद इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। छायावादी भावभूमि को लेकर ही उन्होंने काव्य जगत में प्रवेश किया, लेकिन बाद की रचनाओं में उनकी अनुभूति इतनी तीव्र और सक्षम होती गई कि उनके प्रेम में किसी अज्ञात प्रियतम के प्रति समर्पण भाव दिखलाई देने लगा। रहस्य भावना की और उनके झुकाव के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है। विरह वेदना के सामने मिलन सुख को भी वे नगण्य समझती है। अपनी एक रचना में अमरों के लोक को ठुकराकर मरने के अधिकार के लिए अपना दावा पेश करती हुई वह कहती है कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। मधुमयी करुणा और वेदना उनकी जीवन और काव्य का प्राणाधार है। जीवन को वे विरह का जलजात या निर्भर दुख की बदली कहकर पुकारती है। पीड़ा की खोज उनकी प्रमुख पहचान है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। जीवन की क्षण भंगुरता उन्हें प्रिय है, अतः वे अपना परिचय देते हुए कहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। महादेवी जी की रचनाओं में प्रकृति के सुंदर और मनोमन चित्र भी अंकित थे, जिनमें मानवीकरण शैली का सफल प्रयोग है। प्रकृति संबंधी रचनाओं में भी कहीं न कहीं वेदना और अवसाद की हल्की सी छाया तथा रहस्य भाव की अभिव्यक्ति मिल जाती। अज्ञात प्रियतम का पथ आलोकित करने के लिए मन के दीपक को मधुर मधुर मंद मंद जलाए रखने वाली कवित्री उस प्रियतम को तरह तरह से याद करती है। तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या, बिन भी हूँ तुम्हारी बांसुरी भी। इस प्रकार अनुभूति की गहनता और तीव्रता महादेवी में शायद सबसे ज्यादा है। उनके गीतों में अनुभूति की तीव्रता के साथ साथ
संगीत का माधुर्य मिला हुआ है। भाषा उनकी तत्सम प्रदान है, अलंकारों से अलंकृत है, प्रतीक और बिंबों से सज्जित है और सुंदर शब्द चित्रों का निर्माण करती है। एक विशेष प्रकार का आभिजात्य उनकी भाषा शैली को अन्य छायावादी कवियों से अलगाता हुई नजर पड़ता है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला। सफल कवित्री होने के साथ साथ एक सफल गद्य लेखिका के रूप में भी उनका बहु ऊंचा स्थान है। मित्रों, आज हमने छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में जाना। आज हमारी यह इकाई 23 छायावाद पूर्ण होती है। आगे के लेक्चर में हम नई इकाई 24 छायावादोत्तर एवं प्रगतिशील काव्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः